हेलो दोस्तों, नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आरती आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूं। तो हम लोगों की चर्चा चल रही है, आप सभी जानते हैं, दिल्ली सल्तनत में, जिसमें कि दिल्ली सल्तनत में हम लोग पहुंच चुके हैं। कहां पर? गियासुद्दीन तुगलक यानी तुगलक वंश में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अगर हम कल के वीडियो की बात करें तो कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से गियासुद्दीन तुगलक जो है दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है। और जब ये राज सिंहासन पर बैठता है तो जो राजस्व विभाग होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। तो इसने अपने राजस्व को सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारे जो है सुधार किए, जैसे कि राजस्व में सुधार उसने किया, सैनिकों में भी सुधार किए, बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्य किए, किसानों के लिए बहुत सारे कार्य किए। ठीक है, उसका जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि उसका मानना क्या था कि किसानों को, कृषकों को इतना ज़्यादा धनवान नहीं होना चाहिए कि वो शासक का विरोध करने लगें, और इतना निर्धन भी नहीं होने चाहिए कि एक दिन वो कृषि कार्य छोड़ करके जो है पलायन कर जाएं। ऐसा इस तरीके से इसने माना था। इसने जो है इसका मानना था कि जो पैदावार है, भूमि की पैदावार को बढ़ाई जाए और किसानों को भूमि की पैदावार बढ़ाने के लिए जो है क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, और इसका मानना क्या था? और इसका मानना ये था कि एक साथ कर को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, धीरे धीरे कर को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे अगर कर को बढ़ाएंगे तो जनता का विद्रोह भी नहीं होगा, और इसके साथ साथ में एकदम से बर्डन कृषकों पर नहीं पड़ेगा और जनता पर भी मतलब एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इनका मानना क्या था कि इसके जो भी प्रयोग थे, यानी गियासुद्दीन तुगलक के, मैंने कल आपको बताया था कि ये पढ़ा लिखा विद्वान शासक था। दिल्ली सल्तनत में देखा जाए तो सभी शासकों में से जो है सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था कौन? गियासुद्दीन तुगलक। वो दूरदर्शी था और वो सोचता था, उन चीज़ों पर बैठ करके मनन और चिंतन करता था कि कौन सा नियम हम लागू करेंगे, तो इस तरीके का नियम अगर हम लागू करते हैं तो कौन सा नियम हमारे फ़ायदे में रहेगा और कौन सा नियम जो है हमें पीछे ले जा सकता है। तो इस तरह से बहुत सूझबूझ से इसने जो है अपनी योजनाएं बनाई। इसके साथ साथ में इसने लोक कल्याणकारी कार्य भी किए। लोक कल्याणकारी कार्यों में जैसे कि सबसे पहले गियासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। नहरों का जो है सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत पर निर्माण किसने कराया है? तो इसी ने नहरों का जो है निर्माण करवाया है, गियासुद्दीन तुगलक ने। इसके बाद में एक इसी के वंश का शासक आता है फिरोज़ तुगलक, जो कि इसके द्वारा प्रयोग की गई, इसके द्वारा बनाई गई नहरों पर विस्तृत रूप से यानी व्यापक रूप से कार्य किसने किया? तो फिरोज़ तुगलक ने किया था। क्लियर? इसके बाद में हमने क्या बताया था कि इसने कन्याओं के विवाह के लिए अनुदान भी दिया। जो गरीब की कन्याएं होती थी या खिलजी वंश में जो भी कन्याएं थीं उनका इसने विवाह भी करवाया, और खिलजी वंश की जो महिलाएं थीं उनकी पेंशन को भी दिया और उनके संरक्षण का जो है विशेष ध्यान दिया। क्लियर? तो और इस तरह से हमने क्या आपसे चर्चा किया, गियासुद्दीन तुगलक के बारे में चर्चा किया, प्लस उसके साथ में हमने आपसे चर्चा किया था कि किस तरह से गियासुद्दीन तुगलक का अंत होता है। वो जब बंगाल अभियान से लौट रहा होता है तो इसका विवाद होता है किसे? निज़ामुद्दीन औलिया से। विवाद किस चीज़ का होता है कि जो खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है खुसरो शाह, तो वो जो है अनुदान के रूप में भूमि किसको देता है? सारे अमीरों को देता है व विद्वानों को देता है। तो उनमें से ये निज़ामुद्दीन औलिया भी होते हैं, इनको देता है। तो ये जो है क्या करता है, जब गियासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठता है तो अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए जो अनुदान की भूमि थी, यानी दान में दी गई भूमि थी, अमीरों को जो दी गई थी या फिर विद्वानों को दी गई थी, तो उन सारी जो जागीरें थी, उन सारी जागीरों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। यानी कि उन लोगों से मांग किया कि ये जो है भूमि सरकारी है और इसको आप वापस करिए, और कुछ अमीरों ने तो वापस कर दिया, लेकिन ये जो निज़ामुद्दीन औलिया थे इन्होंने वापस नहीं किया। और जब ये बंगाल विजय करके वापस लौट रहा था तो इसने चुनौती दिया था किसको? निज़ामुद्दीन औलिया को, कि हम आने के बाद जो है आपके पास जो जागीर है उसका एक एक हिसाब लेंगे। तो उसके प्रत्युत्तर में निज़ामुद्दीन औलिया ने उत्तर में कहा था
गयासुद्दीन तुगलक को कि हुनूज दिल्ली दूर अस्ति। क्या बोला था? हुनूज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो इस निज़ामुद्दीन औलिया के इस कथन से ये पता चलता है कि कुछ ऐसे भी तर्क पाए गए हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया ने इसके बेटे गयासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को अपने पक्ष में मिला करके गयासुद्दीन तुगलक के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उसकी मृत्यु का, और एटलीस्ट उसमें वो सफल भी हुआ। ठीक है, तो इस तरह से अफ़गानपुर षड्यंत्र के नाम से जो है हमने कल आपसे चर्चा किया हुआ था, उसके अंतर्गत किस तरह से इसकी मृत्यु का षड्यंत्र रचा गया, इसके बारे में हमने आपसे कल चर्चा किया हुआ था। तो ये थी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। अब जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद इसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है। हालांकि ये भी शासक बहुत महत्वाकांक्षी होता है, ये भी बहुत विद्वान और पढ़ा लिखा होता है, क्योंकि ऑलरेडी इसके जो पिता होते हैं वो पढ़े लिखे थे। तो इसने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा के लिए उत्तम व्यवस्था की। और अगर हम कहते हैं कि ये गयासुद्दीन तुगलक से भी आगे था शिक्षा के क्षेत्र में, ये गयासुद्दीन तुगलक से भी ज़्यादा शिक्षित जो है शासक था, तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। तो पहले नंबर पर अगर पूछता है क्वेश्चन, अगर आपसे पूछता है आयोग कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन सा था, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। फिर इसके बाद में अगर ये ऑप्शन में नहीं होता है तो अगर गयासुद्दीन तुगलक होता है तो आप गयासुद्दीन तुगलक में जो है टिक लगाएंगे। ठीक है, और अगर ये मोहम्मद तुगलक है तो आप प्रायोरिटी मोहम्मद तुगलक को देंगे। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हुई ना? तो चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक। हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम जानने वाले हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कब से कब तक शासन किया है? तो 1325 से लेकर के 1351 तक इन्होंने इनका जो है कार्यकाल रहा है। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। 1325 से लेकर के 1351 तक का काल किसका रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक का। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने इनके जो है इतिहास को कई भागों में डिवाइड किया हुआ है। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोहम्मद तुगलक की प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे राज्यारोहण किस तरह से हुआ, इनका कहाँ पर हुआ, फिर राजत्व का सिद्धांत इनका क्या था मोहम्मद बिन तुगलक का, और इनकी धार्मिक नीतियाँ क्या क्या थी, इन्होंने कुछ योजनाएं बनाई थी अपने कार्यकाल के दौरान, उसमें कितना ये सफल हुए और कितना असफल हुए, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। प्लस क्या है कि लास्ट में जो है पढ़ेंगे क्या? विद्रोह हुआ अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन कौन से विद्रोह हुए और इसने अभियान कौन कौन से किए, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक की अगर माता की बात करते हैं तो माता का नाम क्या था? मखदूम ए जहां। क्या नाम था? मखदूम ए जहां। पिता से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। पिता कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। माँ कौन थी? मखदूम ए जहां। इनका मूल नाम की अगर हम बात करते हैं तो मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था मलिक फ़खरुद्दीन जौना खां। मूल नाम इनका क्या था? मलिक फ़खरुद्दीन जौना खां। ये मोहम्मद बिन तुगलक तो ये तब अपनी नाम धारण करता है, उपाधि धारण करता है जब वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, तो इसी नाम से मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठता है। ठीक है, लेकिन जो अगर हम इसके मूल नाम की बात करते हैं तो इसका मूल नाम क्या था? मलिक फ़खरुद्दीन जौना खां। ओके, उपनाम की अगर हम बात करते हैं तो उपनाम था इसका अबुल मुजाहिद। और उपाधियाँ इसने कौन कौन सी धारण की थी? तो उपाधियों की अगर हम बात करें तो उपाधियों में पहली उपाधि थी इसकी उलूग खां, दूसरी उपाधि थी अल सुल्तान, तीसरी थी जिल्ली अल्लाह। ये जो उपाधि है इसके सिक्कों पर प्राप्त होती है। फिर धनवानों का धनवान, युग का अरस्तु, ये अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तु कहलाया। और क्या था? मुकुट का मोती। तो इस तरह से इसकी उपाधियाँ थी कौन कौन सी? उलूग खां, अल सुल्तान, जिल्ली अल्लाह, धनवानों का धनवान, युग का अरस्तु और मुकुट का मोती। इस तरह से इसकी ये सारी
उपाधियां थीं। ओके, क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो अगर हम उच्च शिक्षित दिल्ली सल्तनत के शासक की बात करते हैं तो ये जो है उच्च शिक्षित सुल्तान था। और वो किन किन चीज़ों से शिक्षित था, तो सैनिक शिक्षा और साहित्यिक शिक्षा में जो है ये बहुत पारंगत था। किसमें? इसको साहित्यिक शिक्षा और सैनिक शिक्षा दोनों प्रदान की गई। इसके साथ साथ में कई भाषाओं का ये ज्ञाता भी था। तो भाषाओं में की बात करते हैं तो फ़ारसी और अरबी जो है भाषाओं का ज्ञाता था। बाकी जो एक इन लोगों की जो क्षेत्रीय भाषा थी उसका तो उसके बारे में तो वो जानता ही था, लेकिन अरबी और फ़ारसी जो है इन भाषाओं का भी ये क्या था, ज्ञाता था। अब इसके बाद में और किन किन चीज़ों में नॉलेज रखता था, तो गणित में भी ये जानकारी रखता था। इसके बाद में चिकित्सा शास्त्र में भी ये बहुत ही पारंगत था। नक्षत्र विज्ञान, भौतिक विज्ञान और तर्कशास्त्र, ये सारी चीज़ों का ये क्या था, जानकार था। ठीक है, कितनी चीज़ों का, कि गणित का भी जानकार था, चिकित्सा शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तर्कशास्त्र का भी ज्ञाता था। प्लस इसके साथ साथ में जो है ये एक कवि और एक बहुत सुंदर लेखक भी था। क्लियर हुआ? तो इस तरह से अगर हम जो इनका पिछला ये देखा तो हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक को एक तरह से हम सर्वगुण संपन्न दिल्ली का शासक कह सकते हैं। ठीक है, ये कोई गलत नहीं होगा। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है 1325 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने जो है क्या करवाया, राज्याभिषेक करवाया अपना। ठीक है, किसके, तो पता ही है कि जब पिता की मृत्यु हो जाएगी तभी जो है ये सिंहासन पर बैठेगा। तो मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद ये जो है अपना राज्य सिंहासन कराता है और 40 दिन तक जो है ये दिल्ली में प्रवेश नहीं करता है। कितने दिन तक? 40 दिन तक ये दिल्ली में प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि इसको डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पब्लिक हमारा विद्रोह कर दे, क्योंकि वो अपने पिता का हत्यारा था। ठीक है, इस तरीके से जो है लोगों को शक ना हो जाए, इसका डर था। तो 40 दिन तक ये तुगलकाबाद में रुका और 40 दिन बाद जो है ये दिल्ली में प्रवेश किया और इसने जो है क्या करवाया, अपना राज्याभिषेक करवाया। ओके, तो राज्याभिषेक ये किस नाम से करवाता है, तो हमने आपसे बताया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि एमबीटी का राजत्व सिद्धांत क्या था। एमबीटी का राजस्व सिद्धांत, और इसके पहले हमने किसका राजस्व सिद्धांत पढ़ा था, बलबन के राजस्व सिद्धांत को पढ़ा था। तो बलबन का राजस्व सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो बलबन का राजस्व सिद्धांत क्या था, कि बलबन का मानना था कि राजा जो है ईश्वर द्वारा भेजा गया प्रतिबिंब होता है। क्या है? राजा जो है ईश्वर द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि होता है, वह राजा ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। ठीक है, जनता की कर्मों के आधार पर जो है राजा को ईश्वर भेजता है। और बलबन का मानना था कि जो भी राजा है जैसा भी कहेगा, चाहे वो गलत हो या सही हो, जनता को उसकी बातों को मानना चाहिए, उसके आदेशों को मानना चाहिए। ये राजत्व सिद्धांत किसका था, तो ये राजत्व सिद्धांत था बलबन का। ठीक है, अब हम राजत्व सिद्धांत किसका पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं जो है मोहम्मद बिन तुगलक का। तो मोहम्मद बिन तुगलक का राजत्व सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के राजत्व सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो इसका कहना था कि शासन निरंकुशता पर आधारित जो है स्वयं होता है। ठीक है, शासन जो है कैसा होता है, निरंकुशता पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, जो राजा एक राजा को जो है होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, निरंकुश होना चाहिए। उसने जो है स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया, उसने खलीफा को नहीं माना, उसने स्वयं को ही कहा कि मैं ही खलीफा हूँ।
हमें ही इस चीज़ का अधिकार है कि खलीफा मैं ही हूँ, हमें किसी की मान्यता लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मानना क्या था कि शासन जो है निरंकुशता पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि खलीफा राजा जो है वो स्वयं खलीफा है, ये जो है खलीफा को नहीं मानता था। इसी वजह से इसने जो है क्या किया था कि पहले प्रारंभ का जो इसका शासनकाल था तो इसने खलीफा को नहीं माना और ना ही सिक्के पर जो है खलीफा का नाम अंकित कराया। ओके, तो इसने क्या किया था कि इसने स्वयं को ही खलीफा माना और नासिर अमीर मोमिनीन की उपाधि धारण की। ठीक है, किसकी उपाधि धारण की? नासिर अमीर मोमिनी। ठीक है, इसका मतलब है कि राजा स्वयं खलीफा है, इसके राजा के ऊपर कोई नहीं है। ये मानना किसका था? ये मोहम्मद बिन तुगलक का मानना था। अब इसके बाद भी इसने क्या किया कि इसने प्रारंभ में खलीफा को मान्यता नहीं दी और ना ही इसने जो है क्या किया, सिक्के पर जो है खलीफा का नाम अंकित कराया। इसने स्वयं को जो है ईश्वर की परछाई मानी और क्या किया, स्वयं को ईश्वर की परछाई मानी। और इसका मानना क्या था कि उलेमा वर्ग के हस्तक्षेप को इसने स्वीकार नहीं किया। उलेमा वर्ग यानी कि उच्च वर्ग के हस्तक्षेप को इसने जो है अपने शासन में स्वीकार नहीं किया और ना ही उनकी बातों को माना। इसने उलेमा वर्ग का हस्तक्षेप नहीं स्वीकार किया अपने शासन में। इसी वजह से इसको जो है अपने समय पर अपने शासन में जो है बहुत सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ा। कई सारे जो है अमीरों ने इसका विद्रोह किया। ठीक है, और इसके साथ साथ में इसके समय पर हुए विद्रोहों को इसको कुचलना भी पड़ा। ओके, तो इस तरह से क्या किया था इसने कि इसने उलेमा वर्ग के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। इसी वजह से हमने आपको बताया है पहले ही कि जिसके कारण इसको जो है कई सारे विद्रोहों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। इसके बाद में कालांतर में पहले तो इसकी खलीफा के प्रति जो नीति थी वो दूसरे तरीके की थी। ठीक है, इसने क्या किया कि इसने पहले खलीफा को जो है नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि खुद सोचता था कि मैं ही खलीफा हूँ। लेकिन इसने अपने समय पर जो है बहुत सारे प्रयोग किए जो कि वो कभी भी किए गए प्रयोगों में कभी सफल नहीं हुआ। तो इसको कहीं ना कहीं ये चीज़ इसके मन में बैठ गई कि मैं खुद खलीफा बन बैठा तो हो सकता है इस वजह से हमारे जो है द्वारा प्रयोग किए गए जितने भी प्रयोग हैं, इसी वजह से हमने जो है सारे प्रयोगों में असफलता पाई। तो कालांतर में जो है इसने क्या किया कि अपने राजत्व सिद्धांत में परिवर्तन लेकर के आया। वो परिवर्तन लेकर के क्या आया? वो परिवर्तन लेकर के ये आया कि जो शासक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जहाँ पर प्रारंभ में इसने खलीफा को मान्यता नहीं प्रदान की, तो इसने जो है क्या किया कि खलीफा के प्रतिनिधि की नीति में परिवर्तन लाया और क्या किया, सिक्कों से अपना नाम हटा करके खलीफा का नाम अंकित कराया। ठीक है, क्या किया कि सिक्कों से अपना नाम हटा करके खलीफा का नाम अंकित कराया। और फिर इसके बाद में क्या किया कि जो खलीफा थे एक अल हकीम द्वितीय, इन अल हकीम द्वितीय से इसने जो है सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो पहले तो इसने प्रारंभ में खलीफा को नहीं माना, लेकिन बाद में जो है क्या किया, इसने खलीफा को मान्यता प्रदान किया और सिक्कों पर से अपना नाम हटा करके खलीफा का नाम अंकित कराया। ओके, और इसके साथ साथ में जो उस समय इसके समकालीन खलीफा थे अल हकीम द्वितीय, इसने जो है इनसे जो है इसने क्या किया कि सुल्तान पद की मान्यता को जो है प्राप्त किया। तो ये था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का प्रारंभिक जीवन। ओके, अब कल हम नेक्स्ट डे हम आपके समक्ष नया वीडियो लेकर के आएंगे। आज हम अपने लेक्चर को विराम यहीं पर देना चाहेंगे, लेकिन जाने के पहले एक बार आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ओके,
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।